भारत चीन सीमा वार्ता 2025 जून 2020 की रात हिमालय में कांप उठी थी। ठंडी हवाओं में एक तरफ चीन की सेना, दूसरी ओर हमारे जवान, दोनों की भिड़ंत हो गई थी। गलवान घाटी में 20 भारतीय जवान और 4 चीनी शहीद हुए। सैनिकों की शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। तब से हर भारतीय की जुबान पर बस एक ही सवाल है, गलवान के बाद सचमुच क्या बदला? क्या गलवान के दर्द ने हमारी सीमाओं की तस्वीर बदल दी, या फिर वही पुरानी चुनौतियां बरकरार हैं? आइए अब बात करते हैं इन सवालों की तह तक पहुंचने की। परिचय। भारत और चीन एक दूसरे से जुड़े दो महाशक्ति हैं, जिनकी जनसंख्या और सैन्य शक्ति दुनिया में सबसे बड़ी है। इनके बीच लगभग 3800 किलोमीटर लंबी एक अनिर्धारित सीमा है। संक्षेप में कहें तो दशकों से इस सीमा को लेकर तनाव बना हुआ है। 1962 में दोनों देशों के बीच खुला युद्ध हुआ, जिसके बाद से कई बार सैनिक टकराव के दौर भी आए। हाल के वर्षों में कभी डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017 तो कभी अनुच्छेद 370 पर विवाद 2019 ने रिश्तों में दरारें पैदा की। लेकिन इतिहास बताता है कि सीमा विवाद सिर्फ तुरंत के फैसलों से नहीं सुलझा, इसे समझौतों और कूटनीति के जरिए ही नियंत्रित किया गया। आज की कहानी गलवान के बाद शुरू होती है। देश के जवानों की शहादत ने तनाव की चरम सीमा दिखलाई और अब साल 2025 में फिर सीमा वार्ता चर्चा में है। लेकिन देश के हर नागरिक के मन में एक ही विचार गूंजता है, गलवान के बाद हकीकत में क्या बदला? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अक्सर कहा जाता है कि हिंदी चीनी भाई भाई का दौर 1950 के दशक में था, लेकिन जमीन की हकीकत कुछ और थी। 1954 में पंचशील सिद्धांत पर सहमति हुई, पर जल्द ही 1962 में सीमा पर युद्ध हुआ, जिसे भारत ने हारा। उसके बाद 1980 और 90 के दशक में कई छोटे समझौते हुए। 1993-1996 में सीमा रेखा की शांति स्थापित की गई, लेकिन सीमा पूरी तरह तय नहीं हुई। LAC तय नहीं है और इसे दोनों पक्ष अलग अलग समझते हैं। 1962 के बाद आधी सदी तक गोलीबारी नहीं हुई थी। सीमा पर अक्सर तनाव तो आता रहा, लेकिन 1975 के बाद पहली बार किसी झड़प में मौत हुई। यह 2020 की गलवान घाटी की भिड़ंत थी। गलवान से पहले भी 2013 या 2017 में छोटे टकराव हुए थे, लेकिन गलवान वैली की लड़ाई सबसे खूनी साबित हुई। भारतीय पक्ष से 20 जवान शहीद हुए और चीन ने बाद में 4 सैनिकों की मौत स्वीकार की। उस रात हाथों में लात घूंसे और लोहे की लाठियों की धड़कते बैनर नीचे तक गूंज उठी। गलवान के बाद 4 साल से अधिक समय तक दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी रहीं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार इस दौरान दोनों देशों ने हिमालयी क्षेत्रों में दसियों हजार सैनिक और भारी हथियार तैनात कर रखे थे। लाशें जब तक उठी नहीं, दोनों ओर का जज्बा फूटा नहीं। गलवान ने सीमा पर वर्षों पुरानी शांति को तोड़ दिया और नई स्थिति पैदा कर दी। वर्तमान विकास। गलवान के सदमे के बाद स्थिति धीरे धीरे बदली। अक्टूबर 2024 में बड़े पैमाने पर एक समझौता हुआ। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इंडिया चाइना ने पेट्रोलिंग पर समझौता कर लिया है, जिससे 4 साल से चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने का रास्ता खुल गया। उन्होंने बताया कि इससे सीमा पर वापस वह व्यवस्था लौट आई जो 2020 से पहले थी और पीछे हटने की प्रक्रिया डिसएंगेजमेंट पूरी हुई। इस समझौते के बाद पंगोंग झील के किनारे सैनिक पीछे हटे और व्यापक संधि की बात होने लगी। इसके बाद दिसंबर 2024 में दोनों देश विशेष प्रतिनिधि स्तरीय वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। NSA अजीत डोवाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने बैठक की, जिसमें गलवान के बाद पहले का समझौता लागू करने की बात की गई। दोनों ने सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया और कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा व झीलों पर जल स्तर डेटा साझा करने जैसे पीपल सेंट्रिक मुद्दों पर सहमति जताई। इन बैठकों से संकेत मिला कि पुराने विवाद को खुलकर सुलझाना शुरू हो गया है और दोनों तरफ सामान्य संवाद बहाल हो रहा है। 2025 की शुरुआत में भी कई उच्च स्तरीय दौर हुए। जनवरी में विदेश सचिव विक्रम मिश्र ने बीजिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मार्च 2025 में नए डिप्टी लेवल के वर्किंग मैकेनिज्म WMCC की 33वीं बैठक बीजिंग में हुई, जिसमें LAC पर शांति की महत्ता और सीमा प्रबंधन के उपायों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने आने वाले SR स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव दौर की तैयारी करने पर सहमति जताई। 26 जून 2025 को SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया प्रस्ताव रखा, सीमा विवाद का स्थायी समाधान खोजने की बात। सिंह ने कहा कि दशकों से चले आ रहे सीमा टकराव को समाप्त करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड रोड मैप की जरूरत है और पुराने मतभेदों को बातचीत से सुलझाना होगा। उन्होंने गलवान के बाद बने भरोसे के अंतर ट्रस्ट डेफिसिट को पाटने पर भी जोर दिया। चीन के रक्षा मंत्री ने अपेक्षाकृत शांत स्वर में कहा कि अब हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा दोनों के लिए सीमा क्षेत्र में स्थिरता जरूरी है। इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने आगे संवाद और सीमा प्रबंधन बढ़ाने का संकल्प दोहराया। नया दौर यह संकेत दे रहा है कि सामान्य प्रगति हुई है। अक्टूबर 2024 से वार्ता फिर शुरू हुई। आयात निर्यात और संवाद खोलने की दिशा में कदम उठाए गए। उदाहरण के लिए कैलाश मानसरोवर
तीर्थ यात्रा फिर से शुरू हुई और दोनों देशों के बीच प्रत्यक्ष हवाई सेवाओं पर तैयारियां चल रही हैं। चीन के उप वित्त मंत्री सुन वेइडोंग ने भी कहा कि दोनों देशों के संबंधों में हार्ड वन मोमेंटम ऑफ इम्प्रूवमेंट बना हुआ है। भारतीय विदेश सचिव मिश्र ने प्रेस को बताया कि दोनों ने जन केंद्रित पहल में समझौता किया है और जल्दी ही फ्लाइट्स, वीजा, मीडिया एक्सचेंज और सीमा नदियों पर सहमति बढ़ाने पर काम करेंगे। गहराई से विश्लेषण तो सवाल उठता है कि इस उम्मीद भरे माहौल के पीछे आंकड़े और विशेषज्ञ क्या दिखाते हैं। स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले सीमा पारी वास्तविकता देखनी होगी। दोनों देशों ने गलवान के बाद अपनी अपनी सीमा को मजबूत किया है। विशेषज्ञ मानते हैं कि एलएसी के किनारे अब भी दोनों तरफ लगभग 50-60 हजार सैनिक तैनात हैं, यानी थोड़ा पीछे हटने के बाद भी बड़ी संख्या में सेना जमा कर रखी गई है और सीमा पर सड़कों, पत्थरबंदी और रणभेदी ढांचे को आधुनिक बनाने का काम तेज हुआ है। इसलिए जनहित में भी पूछा जा रहा है, जब ऐसा है तो क्या हम पूरी तरह शांति की कल्पना कर सकते हैं? आर्थिक दृष्टि से दोनों देश अविश्वसनीय रूप से जुड़े हुए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि गलवान के बाद से भारत का चीन से आयात 26% बढ़ गया है, जिससे व्यापार घाटा 85 अरब डॉलर तक पहुंच गया। चीन भारत की सबसे बड़ी सप्लाई मार्केट बना हुआ है। दूसरी ओर भारतीय बाजार में चीनी निवेश पर कड़ी नजर रखी जा रही है, यानी सीमा पर टकराव के बाद भी व्यापार पर असर उल्टा ही रहा। देश में चाइनीज माल की बढ़त और चाइनीज कंपनियों की हो हल्ला में कमी आई। इस संयोजन ने दोनों सरकारों के लिए मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक चुनौतियां खड़ी की हैं। राजनीतिक रूप से भी परिस्थितियां पेचीदा हैं। भारत में सीमा मामले पर विपक्ष और मीडिया सरकार को तानाशाही की साजिश बताकर दबाव डालते रहे, इसलिए मोदी सरकार को कदम कदम पर हैवी पोस्टर से बचते हुए काम करना पड़ा। दूसरी ओर चीन में भी गलवान को लेकर राष्ट्रीय भावनाएं प्रबल हुईं। सरकारी मीडिया ने भारतीय आक्रमण को ध्यान से देखना शुरू किया, तो अंदरूनी मोर्चे पर दोनों देश संवेदनशील हैं। इसलिए कोई भी नेता जल्दी में बड़े समझौते की पेशकश नहीं कर सकता। विश्लेषकों के अनुसार गलवान के बाद दोनों देशों को आत्मचिंतन करने का मौका मिला। उन्होंने अक्टूबर 2024 का समझौता कर सीमा प्रबंधन को सुधारा, पर पूरा विवाद तो हल नहीं हुआ। चाथम हाउस के शोधकर्ताओं ने कहा है कि 2024 का समझौता मूलभूत समस्या को सुलझाता नहीं है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन के दावे और तिब्बत से बहने वाली नदियों को लेकर दोनों की चिंताएं जस की तस हैं। इसलिए रोक रोक कर छोटे समझौते हो रहे हैं, लेकिन कोई ग्रैंड बार्गेन नहीं है। जैसा कार्नेगी एंडाउमेंट ने बताया, एक लंबी लड़ाई चुपके से टली है, यानी अभी भी आग टूटने की संभावना बनी है। दोनों देशों के विशेषज्ञ उन बड़े लाल निशानों की बात करते हैं जिन पर कोई दस्तक नहीं दे सकता। चीनी धमकियां तब हो सकती हैं जब भारत तिब्बती आंदोलन या ताइवान में किसी हिस्से में खुलकर समर्थन दिखाए। वहीं भारत को वहीं खतरा है यदि चीन पाकिस्तान को खुलकर हथियार मुहैया कराए। फिलहाल दोनों ही देशों ने माना है कि समग्र संबंधों के लिए सीमा पर शांति प्राथमिक है। पीएम मोदी ने कहा है कि सीमा पर शांति और स्थिरता ही दोनों देशों के संबंधों की नींव होनी चाहिए। वहीं राजनाथ सिंह जैसे नेतृत्व ने पारस्परिक बातचीत की महत्ता दोहराई है। मुख्य बिंदु सीमा पर 1962 के बाद से कई दौर का तनाव रहा, लेकिन गलवान ने हालात बदले। अक्टूबर 2024 का समझौता पेट्रोलिंग और पीछे हटने पर केंद्रित था। दिसंबर 2024 में एनएसए और एफएम स्तर की वार्ता फिर से शुरू हुई। दोनों देशों ने सीमा पर शांति बनाए रखने, तीर्थ यात्रा और नदियों पर सहयोग जैसे मुद्दों पर सहमति दी। इसके बावजूद भी 50-60 हजार सैनिक तैनात हैं और दोनों पक्ष महत्वाकांक्षी बचाव ढांचे बना रहे हैं। गलवान के बाद भारत ने चीन से कड़े आर्थिक कदम उठाए, लेकिन व्यापार जारी रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक बिना बड़े समझौते के ही सीमा पर पूरी स्थिरता मुश्किल है। भावनात्मक और सामाजिक प्रभाव। गलवान के बाद घर घर एक भावनात्मक लहर उठी। सोशल मीडिया पर सल्यूट आवर सोल्जर्स, मर गलवान मार्टर्स जैसे हैशटैग ट्रेंड हुए। भारतीय मीडिया ने तेज आवाज में डटकर दो की नीति की मांग की। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि हमें स्टीली रिजॉल्व से जवाब देना चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया ने चीन को धक्का दो की बात कही। महाराष्ट्र के एक कस्बे में किसान के घर तिरंगा फहरा दिया गया। देशभक्ति की भावनाएं चरम पर थीं। पड़ोसी देश की गलती को लेकर राग अलापने वाली चीनी सरकारी मीडिया ने इसे सीमांत झड़प बताया। यह प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। चीन में स्वदेशी प्रचार बढ़ा। चीन ने अपने 4 शहीद सैनिकों को मार्टियर बताया, लेकिन उनकी शव यात्रा या परिजनों के बयान सार्वजनिक नहीं किए।
वहीं भारत में शहीद जवानों के परिवारों का दुख दिल दहला देने वाला था। उनके गांवों में लोगों ने श्रद्धांजलि सभा की, मीडिया ने मातृभूमि बलिदान की देशभक्ति गाथाएं गाई। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने कहा कि गलवान में हुए बलिदान ने दोस्तों को भी सोचना सिखाया है। सरकार ने भी भावनात्मक अपील की। देश के उच्चतम नेताओं ने शहीदों को भगवान के दरबार का हिस्सा कहा और दृढ़ता से कहा कि उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। गलवान वैली वर्तमान पीढ़ी के लिए एक सबक बनकर रह गया। जहां सैनिकों की बहादुरी का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है, वहीं आने वाले वार्ताओं के लिए विवेकपूर्ण चर्चा की सीख भी। आम नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना सजीव है, पर अब लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या इससे सीमा पार रिश्तों में सचमुच स्थिरता आएगी या फिर हम फतेह के जज्बे के सहारे फैसले करने वाले हैं। निष्कर्ष एवं भविष्य की दृष्टि तो क्या बदला गलवान के बाद? स्पष्ट है, दोनों पक्षों ने कूटनीतिक वार्ता फिर तेज की है और पारस्परिक वादे किए हैं। एक स्तर की शांति आई है और गलवान जैसी भयंकर भिड़ंत का खतरा फिलहाल टल गया है। भारतीय रवैया धीरे धीरे बढ़ा है। अब स्थिति वही रहे, कहने की जगह स्थायी समाधान चाहिए का मंत्र जोर पकड़ गया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि विक्टोरियस स्थायी शांति केवल सीमा विवाद का हल करके ही आएगी, लेकिन चुनौतियां जमीनी हैं। चाथम हाउस के शोध से पता चला है कि जब तक चीन अरुणाचल और कश्मीर के अपने दावे से नहीं हटता और जब तक बहती नदियों को लेकर कोई साझा व्यवस्था नहीं होती, तब तक विवाद झूठे समझौतों से दबा ही रहेगा। ऊपर से हर वर्ष नई तकनीकी सुविधाएं, ड्रोन, सैनिक, आर्टिलरी, सब पर निवेश हो रहा है। यानी सिर्फ पत्रकारों और मंत्रियों की बातों से वास्तविक सामरिक चरित्र नहीं बदलेगा। आर्थिक और भू राजनीति स्तर पर भी दोहरा खेल जारी है। एक तरफ चीन वैश्विक व्यापार में चीन की भूमिका बचाए रखना चाहता है, दूसरी ओर भारत को चीन पर निर्भरता कम करनी है। क्षेत्रीय स्तर पर भारत जापान अमेरिका का क्वाड गठबंधन और चीन पाकिस्तान का समुद्री जहाज सेना मॉडल जारी है। इन सभी जुगलबंदी का असर सीमा पर लड़ाई से कहीं गहरी है। हालांकि बड़े टकराव की संभावना फिलहाल कम दिखती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बेरोकटोक छापेमारी या छोटी छोटी झड़पें कभी भी हो सकती हैं। अब क्या? आने वाले महीनों में जब ये वार्ता चलते रहेंगे तो हमें यह समझना होगा कि शंटी की मर्ज है बुद्धि से ही निकलती। एक और देश चाहता है कि जिन जांबाजों ने जान दी उनका बलिदान रंग लाए, दूसरी ओर हमें संभल कर कदम उठाने होंगे, प्रत्येक बातचीत में अपने राष्ट्रहित की रक्षा करते हुए। भारतीय विदेश नीति अब कठिन सीमा रेखा के साथ साथ व्यापक दृष्टि भी अपनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि सीमांत मसलों के साथ आर्थिक साझेदारी भी आगे बढ़ानी चाहिए। अभी के हालात को देखें तो बातचीत की प्रक्रिया चल ही रही है। राजनयिक मिलन और स्कूल शिक्षा में भारत चीन की पड़ोस बनी रहेगी। वास्तविक समाधान की तलाश जारी रहेगी, लेकिन भरोसा वापस लाने में वक्त लगेगा। जैसे मोदी जी ने कहा, सीमा पर शांति और आपसी सम्मान ही दोनों की प्रगति की कुंजी है। उसी मंत्र पर आगे बढ़ने की कोशिश है। अंतिम विचार, गलवान की वो रात हमें हमेशा याद रहेगी, न केवल अपने सैनिकों की बहादुरी के लिए, बल्कि यह समझने के लिए कि सीमा संघर्ष की जड़ें कितनी गहरी हैं। आज 2025 में हम देख रहे हैं कि नीतिगत रूप से अलग रास्ता चुना गया है। लड़ाई की जगह बातचीत, बंदूक की जगह डेस्क। फिर भी जोखिम है कि पुराने घाव पूरी तरह नहीं भरेंगे। अब आपसे प्रश्न, क्या आपको लगता है कि दीर्घकालीन शांतिपूर्ण समाधान निकाले जा सकते हैं? क्या भारत चीन सीमा वार्ता 2025 में गालवान के बाद का सच सामने ला पाएगी, या विवाद इसी तरह पीछे पीछे चलता रहेगा? देश की जनता और हमारे जवान इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन तथ्यों और भावनाओं पर गौर करेंगे और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करेंगे। देश की सीमाओं की यह कहानी हमें चौंकाती है, पर साथ ही यह हम सबको सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। तो चलिए गालवान के जख्मों और बातचीत के रास्तों को समझकर हम मिलकर आगे बढ़ने की राह तलाशें।